दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग हॉरर स्टोरियां लेकर आ रहा हूं, जो कि शायद आप लोगों को पसंद भी आ रही हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप तो ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी को तो भूल ही गए हो, और आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश थी कि ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। आप ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी कब लेकर आओगे? तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपकी इस फरमाइश को पूरा कर ही दिया जाए, और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी, जो कि सुनने में काफी ज्यादा मजेदार और डरावनी है। अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनेंगे तो आप सच में एक ऐसे डरावने हादसे से रूबरू होने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग कहानी को पूरा सुनते तो हो, लेकिन कहानी को सुनने के बाद वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो। जितने लोग स्टोरी को सुनते हैं उनके 10% लोग भी लाइक का बटन नहीं दबाते। लेकिन आज वाली स्टोरी पर मुझे आप लोगों से कम 2000 लाइक चाहिए, और मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो ये काम जरूर पूरा हो सकता है। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कहानी को सुनने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है वो उड़ीसा के बालासोर के रहने वाले एक शख्स की है, जिनका नाम देवराज है, और वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी देवराज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम देवराज है और मैं उड़ीसा के बालासोर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, और मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 20 साल हो चुके हैं। लेकिन इन 20 सालों में मेरे साथ कई डरावने हादसे हुए हैं, और उन डरावने हादसों को याद करके आज भी मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में ये ट्रक ड्राइविंग का काम अपनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा तो मैं कोई और काम ही कर लेता। कम से कम उसमें जान का खतरा तो नहीं रहता, और ना ही रात के वक्त काम करना पड़ता। दोस्तों, हम ट्रक ड्राइवर लोगों का काम दिन के बजाय रात के समय ज्यादा चलता है, क्योंकि रात के वक्त सड़कें पूरी तरीके से खाली होती हैं और आसपास का माहौल भी काफी शांत होता है। और इस चीज को देखकर हम लोग दिन के बजाय रात के समय सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी उसी रात के सफर के दौरान हमारे साथ कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कभी कभी तो हमें हमारी मौत से भी रूबरू करवा देती हैं। लेकिन जिस पर ऊपर वाले का हाथ है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से शायद आज तक इतने डरावने हादसे होने के बावजूद भी मैं जिंदा हूं। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा बहुत ही भयंकर और डरावना हादसा हुआ था, जिसके होने के बाद मैंने एक पल के लिए तो ये सोच लिया था कि आज तो मेरी मौत पक्की है, और आज ना ही तो मुझे कोई भगवान बचा सकता है और ना ही कोई इंसान, क्योंकि वो हादसा था ही इतना ज्यादा डरावना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मुझको ट्रक चलाते हुए 20 साल हो गए हैं, और इन 20 सालों में मेरे साथ कई बार ऐसे हादसे हुए थे जिनकी वजह से मैं एक पल के लिए तो डरने पर मजबूर हो गया था। लेकिन ये जो हादसा था ये इतना ज्यादा भयंकर और डरावना था कि उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद ये ट्रक ड्राइविंग का काम छोड़ दूंगा। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आज से लगभग 10 साल पहले की है। उस वक्त मैं एक मार्बल की फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम किया करता था, और उस वक्त मेरा काम था मार्बल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना। वो गर्मियों का मौसम था, और जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में जो मार्बल का पत्थर होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसी वजह से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दिन के समय मार्बल को ट्रक में लोड नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो धूप की वजह से इतना ज्यादा गर्म हो जाता था कि उसको छुआ भी नहीं जा सकता था। इसी वजह से मेरे ट्रक में मार्बल लोडिंग का काम शाम होने के बाद, जब पत्थर ठंडा हो जाता था, उसके बाद ही किया जाता था, और रात को लगभग 10-11 बजे तक मेरे ट्रक में लोडिंग का काम कंप्लीट हो जाता था। और लोडिंग का काम कंप्लीट होने के बाद मैं लगभग रात को 12 बजे के आसपास अपने ट्रक को लेकर फैक्ट्री से निकल जाता था, क्योंकि दूसरे दिन शाम होने तक मुझे अपना ट्रक दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाना रहता था।
क्योंकि वहां पर भी मजदूर शाम होने के बाद ही ट्रक को खाली करने का काम किया करते थे। अब उस दिन ट्रक की लोडिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग रात को 12:30 बजे मैं अपने ट्रक को उस फैक्ट्री से लेकर निकल जाता हूं। अब मुझे अपने ट्रक को लेकर निकले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। अब मैं मुख्य शहर से काफी दूर आ चुका था और उस वक्त जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रास्ता दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। जब मैं उस रास्ते पर चल रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि उस रास्ते के अगल बगल में ना ही तो कोई इंसानी बस्ती थी और ना ही कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना हो। और ये चीज ना होते हुए भी उस सड़क पर बहुत ज्यादा ब्रेकर आ रहे थे। लगभग हर 1 किलोमीटर पर ब्रेकर आ ही जाता था और उन ब्रेकरों की वजह से अब मेरे चलने की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी थी। बार बार ट्रक की स्पीड बढ़ाते और धीमे करते करते अब मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एक तो वैसे ही गर्मी का मौसम था जिसकी वजह से ट्रक चलाने में वैसे ही काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी और ऊपर से बार बार उन ब्रेकरों के आने की वजह से मुझे अपने ट्रक को धीमा करके वापस स्पीड पकड़वाने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ट्रक पीछे से पूरा मार्बल के पत्थरों से भरा हुआ था और ऐसे में ट्रक को स्पीड पकड़वाने में बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ रही थी। और उस सड़क पर तो ट्रक स्पीड पकड़ने लगता उससे पहले ही दूसरा ब्रेकर आ जाता था और यही चीज मुझे बहुत बेकार लग रही थी। इसके साथ साथ ही मुझे एक डर और सता रहा था कि ट्रक भी पूरा मार्बल के पत्थरों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रक के टायरों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ रहा है और ऊपर से गर्मी का मौसम है और ऐसे मौसम में बार बार इन ब्रेकरों का आना ट्रक के टायरों के लिए सही नहीं था और मुझे डर था कि कहीं ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से ट्रक का कोई टायर ना फट जाए। अभी मैंने मेरे मन में ये सोचा ही था कि तभी थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक जोर की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते ही मैंने मेरे मन में कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा लिया था कि जो मैंने सोचा था वही हो गया है और शायद ट्रक का कोई टायर फट गया है। उस आवाज को सुनने के बाद मैं मेरे ट्रक को धीमा करते हुए सड़क के साइड में ले जाकर एक जगह पर रोक देता हूं और अब ट्रक के टायरों को चेक करने के लिए केबिन से नीचे उतरता हूं। केबिन से नीचे उतरते ही मैं एक बार अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर उस रास्ते को देखता हूं और जब मैं उस रास्ते को देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और उसके चारों तरफ बिल्कुल खुला मैदान था और दूर दूर तक जहां तक भी मेरी नजर जा रही थी वहां तक मुझे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा था और अब मैं एक एक करके ट्रक के टायरों को चेक करने लगता हूं। जब मैं एक एक टायर को चेक करते हुए ट्रक के पीछे की तरफ जाता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि ट्रक का जो सबसे पीछे वाला टायर है, जिस पर सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, वो टायर ही फट गया है। और अब ऐसे में उस टायर के फट जाने के बाद मैं अब ट्रक को थोड़ी बहुत दूर भी आगे नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि उस टायर पर पूरे ट्रक का वजन पड़ा हुआ था। तभी मैं सोचता हूं कि आखिर इतनी रात को अब मैं अकेला इस ट्रक के टायर को कैसे बदल पाऊंगा, क्योंकि जब ट्रक खाली होता है और टायर पर लोड नहीं पड़ता तब तो एक अकेला इंसान भी ट्रक के टायर को बदल सकता है, लेकिन भरे हुए ट्रक के टायर को बदलना एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं होती है। इसके बाद मैं किसी की मदद लेने की तलाश में अपने ट्रक के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखता हूं, लेकिन मुझे वहां पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी अचानक मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी मैंने पीछे की तरफ मुड़कर देखा ही था कि तभी मुझे एक परछाई दिखाई देती है और उस परछाई को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी मेरे ट्रक के ऊपर खड़ा है। और जब मैं अपने ट्रक के केबिन से अपनी टॉर्च निकालकर दूर से ही ट्रक के ऊपर टॉर्च का फोकस डालकर देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे वहां पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। अभी मैं अपनी टॉर्च का फोकस डालकर ट्रक के ऊपर की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी टॉर्च झप झप करके वहीं पर बंद हो जाती है। मैं उसको चालू करने की काफी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो दोबारा से चालू होती ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जब मैं फैक्ट्री से निकला था तभी मैंने इसको फुल चार्ज किया था, तो ऐसे में इतनी जल्दी इसकी बैटरी के डिस होने के तो कोई चांस ही नहीं है। शायद इसकी बैटरी ही खराब हो गई है। अभी मैं उस टॉर्च को ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था
कि तभी मुझे उस खाली और सुनसान मैदान में दूर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। और वो आवाज इस तरह से थी कि जैसे किसी इंसान को कोई घसीट कर दूर ले जा रहा हो। क्योंकि उस आवाज को जब मैंने सुना तो मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज पहले तो मुझे काफी तेज सुनाई देती रही थी और उसके बाद वो धीरे धीरे कम सुनाई देते हुए बंद हो जाती है। उस आवाज को सुनने के बाद मैं मेरे मन में सोच लेता हूँ कि ये रास्ता शायद ठीक नहीं है और मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन मैं बिना टायर को बदले वहां से निकल भी नहीं सकता था। अभी मैं थोड़ा डरते हुए वहां पर खड़ा हुआ ये सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि तभी उस सड़क पर दूर से मुझे मेरी तरफ एक रोशनी सी आती हुई दिखाई देती है और उस रोशनी के साथ साथ ही मुझे मेरे कानों में एक आवाज भी सुनाई देती है। और जब मैं उस आवाज को गौर से सुनता हूं तो वो आवाज किसी ऑटो रिक्शा की तरह की आवाज थी और अब वो आवाज उस रोशनी के मेरे करीब आने के साथ साथ काफी तेज हो रही थी। और थोड़ी ही देर बाद मुझे ये अच्छी तरीके से दिखाई दे जाता है कि सामने की तरफ से जो रोशनी मेरी तरफ आ रही है वो एक ऑटो रिक्शा की हेडलाइट है और मुझे दिखाई दे जाता है कि मेरी तरफ एक रिक्शा आ रहा है। और उस रिक्शे को देखकर मुझे मेरे मन में एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद ये रिक्शा वाला मेरी कोई मदद कर देगा। अभी मैं ऐसा सोचते हुए उसे दूर से ही रुकने का इशारा करने लगता हूँ और कुछ ही देर में वो रिक्शा मेरे पास आकर रुक भी जाती है। जब वो रिक्शा मेरे पास आकर रुकती है तो मैं देखता हूँ कि उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कपड़ों पर काफी ज्यादा काले धब्बे और ग्रीस की तरह कुछ लगा हुआ था। लेकिन मैंने उसके कपड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उसे कहता हूँ कि भाई साहब, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। मेरे ट्रक का टायर फट गया है और इस सुनसान रास्ते पर मुझे कोई भी मदद करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अकेला मेरे ट्रक के टायर को नहीं बदल सकता। अगर आप मेरा थोड़ा साथ दे देंगे तो कुछ ही देर में हम दोनों मिलकर मेरे ट्रक का टायर बदल देंगे। आप चाहो तो मैं इसके बदले में आपको आपकी मेहनत के कुछ पैसे भी दे दूंगा। अभी मैंने उसे इतना कहा ही था कि तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि मेरा तो काम ही यही है, मैं लोगों की गाड़ियों के टायर ही बदलता हूँ और इस वक्त मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहा हूँ। जब उस आदमी ने मुझे ये बात कही तो मुझे उसकी वो बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे और कोई भी इंसान 3 बजे अपनी दुकान बंद करके घर क्यों जाएगा। अगर उसे घर जाना ही होगा तो वो रात के लगभग 9-10 बजे के आसपास ही अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है। तभी मैं उससे पूछ लेता हूँ कि मुझे आपकी ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आमतौर पर सभी लोग 8-10 बजे ही दुकान बंद कर देते हैं, तो आप रात के 3 बजे के वक्त दुकान बंद करके अपने घर क्यों जा रहे हैं। मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वो हंसते हुए मुझसे कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी का काम आया हुआ था और उस काम को खत्म करके आज ही मुझे उस गाड़ी को वापस देना था। इसी वजह से मुझे आज मेरी दुकान बंद करने में काफी ज्यादा लेट हो गया और वैसे भी कल मुझे दुकान नहीं खोलनी है, तो इसलिए अब जाकर मैं आराम से सोऊंगा और कल सुबह लेट तक उठूंगा। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता कि तभी अचानक वो आदमी अपने रिक्शा से उतरता है और मुझसे कहता है कि बताइए कौन सा टायर बदलना है। जब उस आदमी ने मुझे ये बात पूछी तो मैं उसे फटे हुए टायर के पास लेकर जाता हूँ और उसे वो टायर दिखाता हूँ, तो वो मुझसे कहता है कि मैं इस टायर को बदलता हूँ, तब तक आप अपने ट्रक के नीचे से जो दूसरा टायर है उसको खोल लीजिए। जब उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा तो मैं काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता हूँ कि आखिर ये एक अकेला इंसान इस टायर को कैसे खोलेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है और यही सोचकर मैं अब जो उस फटे हुए टायर की जगह दूसरा टायर लगाना था उसको खोलने लग जाता हूँ। अभी मैं टायर खोलने ही लगा था कि तभी अचानक से मेरी नजर उस आदमी के ऊपर जाती है और मैं उस आदमी को गौर से देखता हूँ। दिखने में वो आदमी किसी सरदार की तरह लग रहा था, यानी कि उसने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी। उसको देखकर मैं समझ गया था कि ये आदमी शायद कोई पंजाब या हरियाणा का है, लेकिन ये अपने घर से इतनी दूर यहाँ उड़ीसा में सिर्फ गाड़ियों के टायर बदलने के लिए ही तो आया नहीं होगा। जब मैं टायर खोलते हुए उसकी तरफ देख रहा था तो मुझे कुछ ऐसा नजर आता है जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा डर जाता हूँ। जब वो आदमी मेरे ट्रक के उस टायर को बदल रहा था तो मेरी नजर उसके हाथों के ऊपर जाती है और मैं देखता हूँ कि उसके हाथों के नाखून काफी ज्यादा बड़े हैं, लगभग उसकी उंगलियों के बराबर, और वो नाखून काफी ज्यादा सड़े हुए से और गंदे दिखाई दे रहे हैं।
ये देखकर मैं सोचता हूँ कि इस आदमी ने अपने नाखूनों को इतना ज्यादा लंबा क्यों कर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं एक चीज और देखता हूँ कि टायर को खोलते वक्त वो आदमी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते मुस्कुराते ही बार बार अपने होठों पर जीभ भी फेर रहा था। उसको इस तरह से अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि शायद ये उसकी आदत होगी। लेकिन इसके बाद मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि अगर ये आदमी कोई सरदार है और हरियाणा या पंजाब का है, तो जब इसने मुझसे बात की तो इसकी भाषा से तो मुझे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये कोई सरदार आदमी है, क्योंकि उसने बिल्कुल मेरी तरह की भाषा में ही मुझसे बात की थी और ये चीज मुझे अब थोड़ी थोड़ी खटक रही थी। अब इससे आगे मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वो आदमी मुझे आवाज लगाता है और उसके आवाज लगाते ही मैं उसके पास जाता हूँ। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि आप थोड़ी देर इस टायर को बदलो, मैंने इसको आधे से ज्यादा तो खोल दिया है। मैं अभी जाकर मेरे ऑटो रिक्शा से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ जिसकी इस टायर को बदलने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब वो आदमी मुझे इतना कहकर अपने ऑटो रिक्शा की तरफ चला गया और उसके जाने के बाद मैं वहीं पर सड़क पर नीचे बैठकर उस टायर को खोलने लगता हूँ। लेकिन जब उस टायर को खोलने के लिए मेरी नजर उस टायर की तरफ जाती है तो मैं देखता हूँ कि उस टायर पर काफी ज्यादा कील चुभी हुई है और शायद उन कीलों की वजह से ही वो टायर फटा था। और उनको देखकर मुझे ये समझ में आ गया था कि शायद किसी ने जानबूझकर सड़क पर ये कील डाली होंगी ताकि मेरे ट्रक का टायर पंचर हो जाए और मैं यहां से आगे ना जा पाऊं। अभी मैं उस टायर को देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि उस टायर पर किसी के नाखूनों के निशान हैं और वो नाखूनों के निशान इस तरह से हैं जैसे किसी ने उस टायर को अपने नाखूनों से बहुत ही ज्यादा खरोच दिया हो। और उन निशानों को देखकर तो मैं समझ जाता हूं कि ये काम तो शायद इस आदमी ने ही किया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आखिर इसने इस टायर को अपने नाखूनों से इस तरह से क्यों खुरेदा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे सिर पर किसी भारी चीज से बहुत तेज वार किया और उस चीज की मेरे सिर में लगते ही मुझे बहुत ज्यादा चक्कर से आने लगे थे और मेरा सिर पूरी तरीके से घूमने लगा था। उस चीज की मेरे सिर में लगते ही मेरे मुंह से एक बहुत तेज चीख निकल जाती है और मैं अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पीछे से पकड़ लेता हूँ और अब मैं अपने सिर को पीछे से पकड़े पकड़े ही पीछे की तरफ मुड़कर ये देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर किसने मेरे सिर पर वार किया है। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ के देखता हूँ तो मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं। जब मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे सिर पर उसी आदमी ने एक लोहे की रोड से बहुत तेज वार किया है। लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे लिए भयंकर चीज ये थी कि अब उस आदमी का हुलिया पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उसके सिर पर वो पंजाबी पगड़ी नहीं थी बल्कि उसके बाल अब पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसके बाल औरतों की तरह काफी ज्यादा लंबे थे जो कि उसकी कमर तक आ रहे थे। और उसका पूरा का पूरा चेहरा ही अब बदल चुका था। उसका चेहरा अब दिखने में किसी डायन की तरह लग रहा था और उसकी एक आंख गायब थी और जो दूसरी आंख थी वो पूरी तरीके से सफेद थी। इसके साथ ही उसके हाथों के नाखून अब टूट चुके थे, यानी कि जब टायर बदलते वक्त मैंने उसके हाथों के नाखूनों को देखा था तो वो काफी ज्यादा बड़े थे। लेकिन अब उसकी उंगलियों पर एक भी नाखून नहीं था और उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। जब मैंने अपनी गर्दन को घुमाकर उसकी तरफ देखा तो मेरी नजर उससे मिलते ही वो अजीब तरीके से घुर्राते हुए मुस्कुराने लगता है और मेरी तरफ देखकर बहुत तेज तेज हंसने लगता है। उसका वो रूप देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता हूँ और मेरे सिर में भी अब कुछ अजीब सा दर्द होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं यहीं पर मर जाऊंगा। लेकिन इसके साथ ही मुझे ये सारी चीज समझ में आ गई थी कि मेरे टायर का फटना और टायर में उन कीलों का चुभना और उस आदमी का यहाँ पर आना कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि ये उसी की सोची समझी साजिश थी। इसके साथ ही उसको इस रूप में देखकर मुझे ये भी समझ में आ चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई शैतानी शक्ति है। शायद ये कोई डायन या चुड़ैल या फिर हो सकता है कि कोई छलावा हो जिसने आज मुझे यहाँ पर अपने जाल में फंसा लिया है और आज ये मुझे यहीं पर मार देगा। अब उसका वो रूप देखकर मैं वहीं पर थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता हूँ और उसके बाद मेरे साथ क्या होता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब मेरी आंख खुलती है तो मैं उस सड़क के बगल में एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जब मैं होश आने के बाद गौर से अपने आप को देखता हूँ तो मैं एक पेड़ से रस्सी के बल उल्टा लटका हुआ था और उस रस्सी से मेरे पैर बंधे हुए थे
अब मुझे मेरा सिर काफी ज्यादा भारी लग रहा था और मेरे सिर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं मेरी नजरें नीचे साइड में घुमाता हूँ तो मुझे वो डायन की तरह दिखने वाला राक्षस वहीं पर दिखाई देता है और अब वो किसी उस्तरे से मेरे सर के बालों को काट रहा था। जब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे हाथ भी रस्सी से बंधे हुए हैं। अब मैं अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता उससे पहले ही वो एक बार फिर से मेरे सिर पर किसी भारी चीज से वार करता है और उसके वार करते ही मैं फिर से बेहोश होने की स्थिति में चला जाता हूँ। लेकिन जब उसने दोबारा मेरे सिर पर वार किया तो अब मेरे सिर से खून टपकने लगा था और वो मेरे नीचे बैठकर मेरे सिर से टपकती हुई उन खून की बूंदों को पी रहा था और बार बार अपनी जीभ लगाकर मेरे सर से भी खून को छांट रहा था। और वो उस तरह से मेरे सिर के बालों को इसलिए काट रहा था ताकि मेरे सिर से निकलने वाले खून को वो आराम से पी सके। उस दिन मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मारने वाली, बल्कि ये मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगी। अब उस वक्त मैं बिल्कुल अधमरी हालत में था। अब वो बुरी आत्मा मेरे साथ वो सब कर ही रही थी कि तभी मुझे मेरे कानों में वहां पर एक आवाज सी सुनाई देती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी कि जैसे कोई साधु या फिर कोई अघोरी वहां पर आ रहा हो और वो दूर से ही कुछ चिल्ला रहा था। शायद उसने मुझे उस आत्मा के कब्जे में देख लिया था और उस आत्मा को मेरे साथ वो सब करते हुए भी देख लिया था। अब धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने एक झाला सा आने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे मेरी आंखों से इतना तो नजर आ जाता है कि वहां पर कोई काले कपड़े पहना हुआ इंसान आता है और दिखने में वो किसी अघोरी बाबा की तरह लग रहा था और उसने वहां पर आते ही उस आत्मा के ऊपर अपने झोले में से निकाल कर कुछ फेंका था। लेकिन उसके साथ ही मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मैं फिर से बेहोश हो जाता हूं। और इसके बाद वहां पर क्या हुआ उसका मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं एक गुफा के अंदर लेटा हुआ था और आंखें खुलने के बाद मुझे मेरा सिर बहुत ही भारी भारी महसूस हो रहा था। जब मैंने अपने एक हाथ से अपने सिर को छुआ तो उसके ऊपर कुछ कपड़ा सा बंधा हुआ था और उसके ऊपर कुछ गीला गीला सा लेप की तरह लगा हुआ था। अभी मैं वहां से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो अघोरी बाबा वहां पर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि अरे तुम उठने की कोशिश मत करो, तुम लेटे रहो, तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो कि तुम अपने शरीर के बल पर खड़े हो सको। लेकिन उस वक्त मैं इस स्थिति में तो था कि उस अघोरी बाबा से बात कर सकता था। तभी मैं लेटे लेटे ही उनसे पूछता हूँ कि आप कौन हैं। तो वो मुझे बताते हैं कि मैं एक अघोरी हूँ और मैं यहीं पर रहता हूँ। तभी मैं उनसे पूछता हूँ कि उस रात आपने मेरी जान कैसे बचाई और आपको कैसे पता चला कि मैं उस आत्मा के कब्जे में वहां पर हूँ। मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर वो अघोरी बाबा मुझे सारी कहानी बताते हैं और मुझसे कहते हैं कि उस रात में उस सड़क के बगल में ही जो शमशान घाट है वहां पर अपनी मसान विद्या करके वापस आ रहा था। और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे ये एहसास होता है कि कोई बहुत ही बड़ी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास में है और उस वक्त तुम्हारी जो मन ही मन में करहाने की आवाज थी वो भी मुझे महसूस होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कोई मासूम आत्मा उस शैतानी शक्ति के कब्जे में है और इसी वजह से जिस तरफ से मुझे वो एहसास आ रहा था मैं उसी तरफ चल पड़ता हूँ और थोड़ी ही देर बाद तुम मुझे उस बुरी आत्मा के कब्जे में नजर आते हो और फिर उसके बाद मैं उस बुरी आत्मा से लड़कर तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ाकर यहाँ पर लेकर आया था और तुम्हारी जान बचाई थी। तभी मैं पूछता हूँ कि आखिर वो बुरी आत्मा कौन थी और उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो अघोरी बाबा मुझे कहते हैं कि जिस रास्ते पर तुम्हारा उस बुरी आत्मा का सामना हुआ था उस रास्ते के बगल में ही शमशान घाट हैं और वहीं पर कच्चे श्मशान भी हैं। तो जिन लोगों की कम उम्र में ही मौत हो जाती है उनको वहीं पर दफनाया जाता है और उन लोगों की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। तो जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग मरने के बाद भी लोगों को परेशान करते रहते हैं और वो आत्मा भी एक बुरी प्रवृत्ति की आत्मा थी और उसने इससे पहले भी कई लोगों को उस रास्ते पर अपना शिकार बनाया था।
उसके बाद वो अघोरी बाबा 1-2 दिन तक तो मुझे अपने साथ ही रखते हैं और शारीरिक इलाज के साथ साथ मेरा तंत्र विद्या के द्वारा भी इलाज करते हैं और मुझे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इस ताबीज को पूरे जीवन भर अपने साथ रखना। अगर तुम इसको अपने साथ रखोगे तो कभी भी कोई भी बुरी शैतानी शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।